नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम है वो अभी तो उसके रजिस्ट्रेशन ही चल रहे हैं और उस डेट को बढ़ा दिया गया था, वो 30 मई तक कर दी गई थी। लेकिन आप एक बात बिल्कुल समझ जाइए कि जैसे ही कोरोना सही होगा, यानी कि सिचुएशन सही होगी भारत में, वैसे ही ज़रूर ये वैकेंसी जो है वो आएगी, जिसमें 9,000 से ऊपर पद यूपीएसआई में आने वाले हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी तैयारी जब भी आप स्टार्ट करें तो उससे पहले आपके पास उसके सिलेबस के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास वो सिलेबस पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल होना चाहिए। आपके जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें। तो आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यूपीएसआई का जो सिलेबस है 2021 का, उसको लेकर आया हूँ और मैंने विधिवत इस पूरे सिलेबस को कवर किया है अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग एक बार देखिए और समझिए कि इसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आपको बता दें, तो देखिए इसमें 4 विषय हैं, यानी कि 4 पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर में 4 सेक्शन होंगे, जिसमें एक पहला सेक्शन होगा आपका सामान्य हिंदी का दोस्तों, दूसरा होगा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का, तीसरा होगा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का और चौथा होगा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षा ये होगी। तो ये टोटल आपके 4 सेक्शन होंगे एक पेपर के अंतर्गत। और उसमें बताइए पहले में कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न, यानी कि सभी में 40 प्रश्न होंगे, इसमें भी 40 प्रश्न और इसमें भी 40 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 160 प्रश्न हो गए और सभी सेक्शन जो है वो 100-100 अंक के होंगे, यानी कि 100, 100, 100 और 100। यानी कि आप कहेंगे कि पूरे 160 प्रश्न जो है वो उनका अंक कितना हो गया? 400। ठीक है? तो 160 प्रश्न के 400 अंक जो होंगे, वो आपके होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं और एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या-क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ मतलब हिंदी का किस तरीके से विकास का क्रम हुआ, यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत ये सभी भाषाओं के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो बनते हैं। दूसरा आपका इसका है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान एवं हिंदी वर्णमाला। तो बताइए हिंदी व्याकरण का आपको मौलिक ज्ञान होना चाहिए और हिंदी वर्णमाला जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न जो होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये सभी सब इससे संबंधित प्रश्न जो है वो हिंदी वर्णमाला में बनते हैं। तद्भव तत्सम आप लोग जानते हैं, तद्भव और तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है? वही होता है कि जो गलत वर्ड होते हैं उनको सही वर्ड उनका जो होता है वही तत्सम होता है। तो तद्भव तत्सम बहुत पूछा जाता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द दोस्तों, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो ये आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी की वोकैब्युलरी है ये। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वोकैब्युलरी होती है, यानी कि वोकैब जो होता है, चाहे वो हिंदी का हो दोस्तों, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, तो ये किसी एक दिन में तैयार नहीं हो पाता। यानी कि आप एक तरीके से समझिए कि लिंग तो आप एक दिन में कर सकते हो, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण ये सब एक दिन में तैयार कर सकते हो। लेकिन वोकैब या हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, वो एक दिन में तैयार नहीं होती दोस्तों। तो आप लोग तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सभी समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इन सभी को आप लोग डेली याद करते हुए चलें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए। अगर आप सोचेंगे कि इनको बाद में आप तैयार कर लेंगे, हिंदी को छोड़ देंगे, तो आप बहुत गलती करेंगे। तो अगला देखिए, अगला क्या था? लिंग, ठीक है दोस्तों, फिर वचन है, फिर कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ठीक है, काल है, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सभी विषय जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में। साथ ही साथ विराम चिन्ह से एक प्रश्न ज़रूर आता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है। और ये भी एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों, एक ऐसा सेक्शन है जो एक दिन में तैयार नहीं हो सकता।
तो एक दिन में तो इसको तैयार करने का आप भूल ही जाइए। तो आपको लगातार इसके लिए डे 1 से, जब से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई की, तब से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इसकी प्रिपरेशन को, इसको डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा में पुरस्कार, देखिए दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये जानकर चलिए कि एक प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कहाँ मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको कब-कब मिला है, जब से ये स्टार्ट हुए तब से आपको अभी तक पूरा याद होना चाहिए, हर साल का याद होना चाहिए, उनकी कृति किसके लिए ये साहित्य अकादमी का अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर उसके बाद विविध है, ठीक है? तो इस तरीके से हिंदी का सिलेबस रहेगा और 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और उसके लिए 100 प्रश्न, 100 अंक बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला देखिए, अगला मैं बात करूँ तो है मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। यहाँ पर आपका एक और है, वो क्या है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान और है। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होंगे। पार्ट 1 लॉ यानी कि मूल विधि, पार्ट 2 संविधान और पार्ट 3 सामान्य ज्ञान। ये 40 ही प्रश्न होंगे, लेकिन 40 में से पार्ट 1 मूल विधि से भी कुछ प्रश्न होंगे, संविधान से भी कुछ प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न होंगे। तो एक-एक करके तीनों सेक्शंस को हम लोग देखने चलते हैं। देखिए पहला तो आपको दिख रहा होगा कि भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। दूसरा है दोस्तों महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान, विधिक प्रावधान। आपने इसमें देखा होगा कि जो महिलाओं से दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है, साथ ही साथ ट्रिपल तलाक है, ये सभी जो है एक्ट जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित सूचनाएं आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग इस डायमंड ज्ञान अड्डा में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग एक बार चैनल पे जाइए, विजिट करिए, वहां पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मूल विधि की। आप लोगों को मूल विधि में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक्ट्स हैं, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, अनुसूचित जाति से संबंधित, तो लगातार उनके एक्ट्स को एक अच्छे तरीके से मैंने कवर कराया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सर्च करके आप लोग देखेंगे कि मैंने कई एक्ट्स जो हैं वो डाल चुका हूं मैं अभी, और बहुत अच्छे से मैंने उनको कवर किया, तो आप लोग वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है। तो इसका संशोधित रूप जो है वो क्या है, यानी कि कोई अगर बिना परमिट के गाड़ी चलाता है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, तो बताइए उससे कितना पैसा वसूला जाएगा। बिना हेलमेट से चलाता है तो उस पर कितना सरकार ने जो रुपए को बढ़ाया है वो कितना हो गया है। तो इन सब के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है मोटर वाहन अधिनियम से। और इसी में ही आपका जो इसी की धारा जो 5 है, उसमें जो इसमें संकेत यूज होते हैं मोटर वाहन अधिनियम में, उनके विषय में भी समझाया गया। तो ये अधिनियम भी आपको पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संकेत जो है उनके विषय में पूछा भी जाता है। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इससे जरूर आता है, मॉन्ट्रियल समझौता और ये जो जितने भी हुए थे आपके, ठीक है, तो उनके विषय में भी पूछा जाता है। और रिसेंट में भी जो वन्य जीव संरक्षण के या पर्यावरण से संरक्षण के संबंध में जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं, उनके विषय में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए दोस्तों। तो आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहे, हम लोग देते रहेंगे। मानवाधिकार संरक्षण, इसके बारे में पता होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू आपका इंफॉर्मेशन जो आया है, उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। 2005 में जब आया। आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका यानी कि पीआईएल कैसे दायर करते हैं या पीआईएल का उद्देश्य क्या है, ये सभी के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो हुए हैं, भूमि सुधार, साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, इनके विषय में भी दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये तो मूल विधि का पोर्शन रहेगा। और दोस्तों मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जब भी आप मूल विधि को पढ़ें तो आप पहले भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता को थोड़ा सा बाद में पढ़ें। मतलब मेरा जो ओपिनियन कहता है, आप लोग अपनी तरीके से तैयारी, हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी होती है, बट मेरे ओपिनियन में इसको थोड़ा सा बाद में करें। पहले जो महत्वपूर्ण आपके जो एक्ट्स दिए गए हैं ये पूरे, इनको पहले आप कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग आईपीसी और सीआरपीसी को पढ़ने में लग जाते हैं और उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर ध्यान कम दे पाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा सेकंड इसी का पार्ट, वो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। आपको पता ही है
कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आप रिसेंट के पिछले पेपर्स की अगर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का बहुत बड़ा वेटेज जो है वो इसमें पूछा जाता है। अब ये पिछले में पूछा गया तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी यही पूछा जाएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का बड़ा भाग जो है वो पूछा जाता है यूपीएसआई के पेपर में। तो देखिए इसमें भारत के संविधान का विकास यानी कि किस तरीके से 1773 में जो आपके चार्टर्ड एक्ट आए, फिर किस तरीके से ये 1835 में एक्ट आया, तो मतलब कई तरीके से जितने भी एक्ट आए हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से संविधान का विकास हुआ तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देशिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आर्टिकल 12 से लेके जो आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। हालांकि 12 से 32 ही आप पढ़ते हैं कि 32 में ही मौलिक अधिकार तक दिए गए हैं, लेकिन अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो इसमें 35 तक रहते हैं। नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं और उसके पश्चात कहाँ तक जाते हैं, आर्टिकल 51 तक जाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व। और मूल कर्तव्य जो 51 का काम में दिए गए हैं, आपके मूल कर्तव्य उनके विषय में जानकारी। संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, आपको पता ही है कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक जो संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और संघ की कार्यपालिका में आपका क्या क्या होता है बताइए, राष्ट्रपति होता है, आपका राष्ट्रपति होता है, साथ ही साथ, ठीक है, इसी में ही उपराष्ट्रपति तो आ ही जाता है, उपराष्ट्रपति भी आ जाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या महान्यायवादी आ जाता है, महान्यायवादी आ जाता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इस तरीके से संघ की कार्यपालिका और विधायिका। अब बताइए संघ की विधायिका क्या होती है, संघ की विधायिका होती है संसद होती है। संघ की विधायिका क्या है, संसद है। आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो 3 भागों में बटा हुआ है, उसकी प्रणाली, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। तो संघ की जो विधायिका है बताइए दोस्तों, वही क्या है, हमारी संसद है। तो संसद के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, अब बताइए राज्य की कार्यपालिका क्या है, राज्य की कार्यपालिका भी तो वही है। राज्य की कार्यपालिका क्या है बताइए, राज्य का मंत्रिमंडल, राज्य का राज्यपाल, ये भी है। साथ ही साथ आप समझ ही रहे हैं उसी में मुख्यमंत्री आ जाता है। तो ये राज्य की, इसी तरीके से जो राज्य में जैसे वहां पर महान्यायवादी होता है, उसी तरीके से राज्य में भी एक विधिक अधिकारी होता है जो पूरे राज्य का कानून का जिम्मा जिसके ऊपर होता है। तो राज्य की कार्यपालिका के विषय में समझ में आ गया। राज्य की विधायिका क्या होती है बताइए, विधानसभा, विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों, और जिन राज्यों में आपकी केवल विधानसभा है वो वहां पे विधानसभा। आपको पता ही कि 6 ही ऐसे प्रदेश हैं देश में जहां पर आपकी विधान परिषद का भी आपको वर्णन मिलता है देखने को। ठीक है, तो ये राज्य की कार्यपालिका के विषय में जानकारी होगी। विस्तृत जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, तो केंद्रीय और प्रदेशीय सरकारों के गठन और उनके अधिकार के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। कानून बनाने का अधिकार, जो विधायिका के पास कानून बनाने का अधिकार है उसके विषय में जानकारी। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में क्या आ गया आपका, सर्वोच्च न्यायालय आ गया, उच्च न्यायालय आ गया, साथ ही साथ जो उनके अधीनस्थ न्यायालय है उन सभी के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसी में ही हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन शपथ दिलाता है, कौन उनका चयन करता है, कैसे होता है, ये सभी विस्तृत जानकारी इसमें हो। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन में आपकी क्या आ गई, पंचायतें आ गई, साथ ही साथ नगर पालिकाएं आ गई। तो ये सभी विषय में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि बताइए, एक प्रशासनिक संबंध होता है, एक वित्तीय विधायी संबंध होता है, आपातकालीन कुछ संबंध होते हैं, साथ ही साथ वित्तीय संबंध होते हैं। तो ये समस्त संबंध जो है उनके विषय में आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, संवैधानिक अनुसूचियों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितनी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में किसमें क्या दिया गया है, तो ये सब के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं, जैसे कि आपकी लोक सेवा है, ठीक है, वे अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो पूरे देश में पूरे देश के में सेवा का कार्य करती हैं, तो उन सब के विषय में जानकारी होनी चाहिए। आपात उपबंध, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल कब लगाया जाता है, कितने तरीके से लगाया जाता है, सभी। और संवैधानिक संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद, यानी संविधान में जो संशोधन हुए महत्वपूर्ण, जिसमें केशवानंद भारती वाला केस भी आ जाता है महत्वपूर्ण विवाद में, तो कई चीजें आ जाती हैं। ठीक है,
तो वहां तक आप लोग इसको कवर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान की। ये देखिए ये भी अपना वेटेज रखता है, हालांकि उतने क्वेश्चन इससे नहीं पूछाते क्योंकि 40 नंबर के पेपर में आपको तीनों सेक्शन उसको कवर करने हैं, जिसमें उसको पॉलिटी भी कवर करना है दोस्तों, पॉलिटी के साथ उसको लॉ यानी मूल विधि भी कवर करना है और आपको जीके भी कवर करना है। लेकिन फिर भी इनका वेटेज तो हमेशा रहता है। सामान्य विज्ञान आपको पता ही है, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से प्रश्न आते हैं। बायो से थोड़े ज्यादा प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स से कम आते हैं, ये मेरा ओपिनियन कहता है। आप लोग भी एक बार चेक करिए और बताइएगा। भारत का इतिहास एवं संस्कृति, देखिए इसमें भारत का इतिहास आ गया और संस्कृति आ गया, कला संस्कृति ये सब चीज आ गई। तो इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुआ, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपको। अब देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसके विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चैनल में मैंने इतिहास यानी हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें इससे संबंधित मैंने कुछ 50 से 60 क्वेश्चन कराए भी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति से। तो आप लोग एक बार वहां पर विजिट करके उनको चेक कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषि के विषय में जानकारी होनी चाहिए। वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये सब के विषय में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का भूगोल तो आपको पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ विश्व का भूगोल है। अब ये नहीं कि पूरा विश्व का भूगोल आप लोग पढ़ने बैठ गए, पूरी किताब को आप लोग खोल के बैठ गए और पूरा भूगोल पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल उन्हीं को आप पढ़िए। देखिए एक अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये पता होने से ज्यादा ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, किसी को किसको छोड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, क्या है करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जो होता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लगातार करंट अफेयर्स को डेली डेली या फिर मासिक पत्रिकाओं के आधार पर उनको पढ़कर इसके विषय में जानकारी को अर्जित कर सकते हैं। ये हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, यानी कि हम क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं और यूपी एसआई जो है वो यूपी का एग्जाम है, इसलिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, यानी कि राजस्व का देखते हैं आप लोग, लेखपाल वगैरह जो है ये राजस्व का ही पद है। तो इसी तरीके से जो राजस्व विभाग होता है उस विभाग की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, उसके विषय में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि आगे आप जाएंगे तो पुलिस एक्ट जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा 1861 का। साथ ही साथ जो पैराज है आपको उन पैरा के बारे में भी पता होना पड़ेगा। पुलिस के कर्तव्य, पुलिस के दायित्व, क्योंकि आप इस प्रशासन का ही अंग बनने जा रहे हैं भविष्य में। यूपीएसआई का अगर आप करेंगे तो अगर आपका चयन होता है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का चयन हो, तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो उसकी प्रिपरेशन यहीं से शुरुआत होती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, कि किस तरीके के संबंध है। अब यहाँ पर अभी इजराइल का जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा भी चल रहा है, इसके विषय में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ट्रीटीज इजराइल के साथ हुई हैं, भारत के संबंध इजराइल से कैसे हैं, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत जो है वो इजराइल से बहुत सारी चीजों को आयात करता है। तो वो भी एक कह सकते हैं कि जो आपका पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उसकी भी विस्तृत आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेन मेन चीजें ही कंप्यूटर कौशल में इसमें पूछी जाती हैं, तो उनको आपको पढ़िए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन ये आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सेकंड पोर्शन जो है वो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की तरफ। अब इसमें दो पार्ट है, देखिए दोस्तों, एक है संख्यात्मक योग्यता और एक है आपका मानसिक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता यानी कि ये आपका मैथ्स है, और मैथ्स में बताइए क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, आपका सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न या लासापा, दशमलव और भिन्न यानी कि डेसिमल, और फ्रैक्शन के विषय में आपको पूछा जाएगा, मासापा, लासापा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, और इसी के साथ छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय काम, समय दूरी, और टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्रामिति, ज्यामिति। दोस्तों मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि देखिए आप लोगों ने
जो भी तैयारी करते हैं या तैयारी से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा इन चीज़ों को, इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे। जिनमें साधारण ब्याज वो बहुत पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत पढ़ते हैं, साथ ही साथ लाभ-हानि बहुत पढ़ते हैं और प्रतिशतता बहुत पढ़ते हैं, मासापा, लासापा ये सब पढ़ते हैं। और ऐसे चीज़ों को जो हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि जो टॉपिक आते हैं समय, समय और काम तो बहुत पढ़ते हैं, समय और दूरी, इसको छोड़ देते हैं। टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, इसको छोड़ देते हैं, क्षेत्रावृत्ति को छोड़ देते हैं, ज्यामिति को छोड़ देते हैं। और यही जो 2-3 चैप्टर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और की रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, आप तैयारी अपनी इस तरीके से करिए, जिस चीज़ को आप 70% तैयार कर चुके हैं पहले, उसमें केवल 30% ही आपको टाइम देना है। यानी कि ये नहीं कि आपको परसेंटेज को खूब सारा लगाना है, क्योंकि आप उसमें तो लगा ही लेंगे। लेकिन अगर ज्यामिति और क्षेत्रावृत्ति से प्रश्न आ गए, तो आप उसमें दिक्कत कर सकते हैं। तो मैं ज्यामिति को अपने मैथ्स के सेक्शन में डायमंड ज्ञान अड्डा का जो परिवार है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको एक विधिवत और स्ट्रेटेजिकली आपको पूरी जानकारी मिले। तो उसमें ज्यामिति मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने कई वीडियोस में बनाई है 11 से 12, आप एक बार उसको देखिए और उसके पश्चात वहाँ से तैयार करिए। अंकगणितीय संगणकाएँ और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य है और विविध है। यानी कि मैथ्स का यहाँ तक रहेगा, संख्यात्मक योग्यता यहाँ रहेगी। अब ये मानसिक योग्यता है, इसमें तार्किक आरेख है, यानी कि वो सब रहेगा, ये सब बनाना पड़ेगा। संकेत संबंध विश्लेषण है, यानी कि इसमें वो भाग और ये आपका इस तरीके से डॉलर ये संकेत रहेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान, वो शब्द रचना, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण यानी दिशा और दूरी, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क यानी कि कौन-सा तर्क क्या है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये सभी जो है मानसिक योग्यता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक। ये लास्ट पोर्शन है, 3 पोर्शन हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, ये लास्ट पोर्शन है दोस्तों। और इसको देखिए, इसमें क्या-क्या है। पहला है मानसिक अभिरुचि, तो पहले पार्ट को देखते हैं मानसिक अभिरुचि। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग बाग इसको नहीं पढ़ते हैं, वो अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, पुलिस प्रणाली है, अपराध नियंत्रण है, जनहित। जनहित भी कैसा? पुलिस के द्वारा जो जनहित का कार्य किया जाता है, उसको इसमें कवर किया जाता है, जिसमें अकाल के समय पुलिस का क्या रोल होना चाहिए, क्या दायित्व, क्या कर्तव्य दिए गए हैं, अकाल अगर पड़ गया है तो निर्वाह गृह जो है किस पैरा में दिया गया है, तो ये सभी जानकारी इसमें होती है। और दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं मानसिक अभिरुचि जो ये बहुत ही कहीं पर मिलता भी नहीं है, मानसिक अभिरुचि का आपको यूट्यूब में बहुत कम ही मिलेगा। तो मानसिक अभिरुचि का जो पूरा चैप्टर है, उसको यानी कि ये सारे पॉइंट, पुलिस प्रणाली, अपराध नियंत्रण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, विधि का शासन, ठीक है? और जो डाइसी से लिया गया है, यानी कि जो इंग्लैंड के एबी डाइसी थे, उनके सिद्धांत से जो ये लिया गया है विधि का शासन, अनुकूलन क्षमता, ठीक है ना? व्यावसायिक सूचना, समकालीन पुलिस मुद्दे, व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, यानी कि ये जितने भी टॉपिक हैं आपके, इन सभी को मैं आगे अपनी वीडियोस के माध्यम से कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए डायमंड ज्ञान अड्डा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं डायमंड ज्ञान अड्डा में, तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करा करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचाने का कार्य करें। अगला है बुद्धि लब्धा परीक्षा। देखिए, विश्लेषणात्मक निर्णय है, असमान को चिह्नित करना है, श्रृंखला पूरी करना है, एक तरीके से रीजनिंग है ये सब, संकेत लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में इनपुट व्यवस्थित करना, मशीन इनपुट, घन कैलेंडर। देखिए, हालांकि जो व्यवस्थित जो आपका सिलेबस दिया गया है, उसमें कैलेंडर को नहीं ऐड किया गया है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कैलेंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। अब अगला बढ़ते हैं, जो लास्ट सेक्शन है दैट इज़ तार्किक परीक्षा, यानी कि ये रीज़निंग ही है एक तरीके से। इसमें समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्याओं को सुलझाना। अब ये देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समस्या दी जाएगी यहाँ पर और उसके पश्चात आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, यानी कि सिचुएशन बेस्ड इसमें प्रश्न होंगे और उनको आपको करना होगा दोस्तों। कथन पूर्व धारण है, कथन और तर्क है, कथन निष्कर्ष है, दृश्य स्मृति, दर्पण, जल प्रतिबिंब है, यानी कि वो सब है, विभेदन क्षमता, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग का ये सेशन तो खत्म होता है, लेकिन आपको ये जो सिलेबस मैंने
कराया हुआ है, जो समझाया हुआ है यहाँ पर, इसकी पीडीएफ भी मैं नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें जरूर, और जरूर इसको डाउनलोड कर लें बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम। एंड यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल होनी चाहिए, आपके जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं वहां पर उस टेबल पर ये रखी होनी चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे मोड़ दे सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए लगातार, और जो भी आपके सुझाव हैं वो सुझाव आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं उनको भी आप लोग जरूर लिखकर हमें समझाएं। धन्यवाद।